वेलकम फ्रेंड्स। अब हम वर्क पावर एनर्जी के न्यूमेरिकल्स को करेंगे, एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस को। आइए, अब इसमें हमें क्या करना है, ये है स्टडी करनी है। क्वेश्चन देखिए, और इन क्वेश्चंस को करने का ढंग जैसे मैं आपको बार बार बताता रहता हूं, आपने पहले क्वेश्चंस को देखना है, पढ़ना है और वीडियो पॉज करके कर लीजिए। यदि नहीं निकले तो मेरी हिंट को देखिएगा और उसके पश्चात मैं पूरा सोल्यूशन भी करूंगा। आइए पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। अब ये वन डायमेंशनल मोशन है और दूसरी बात आपको बताया कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। बॉडी है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। बॉडी होने का मतलब मास है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब फोर्स कांस्टेंट आ गई, बिकॉज F इज इक्वल टू ma। अब आपको पावर के क्षेत्र में इस पर क्वेश्चन सीखना है, पावर के ऊपर। पावर क्या है, आइए तो हम क्या करेंगे, पावर और टाइम को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास रिलेशन पावर और टाइम को करना है, नोइंग फोर्स मेरे पास m इंटू ए है जबकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। आइए हमारे को क्या क्या समझना है, एक एक करके बातें देखेंगे हम। सबसे पहले हमारे पास आता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब अब पावर को हमने क्या ले लिया, फोर्स इंटू वेलोसिटी। एट एनी टाइम पावर इज गोइंग टू बी फोर्स इंटू वेलोसिटी और पावर कांस्टेंट है। F पावर हमें निकालना है, किसके डिपेंड करता है, टी पर, और F मेरे पास m इंटू ए विच इज कांस्टेंट, तो हमने m इंटू ए इंटू वी कर दिया। अब वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर टाइम पर, क्योंकि बॉडी इनिशियली रेस्ट से शुरू हुई है, मतलब u जीरो है, a कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी आपको पता है किसी पर्टिकुलर टाइम पे v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी के प्रिंसिपल से u जीरो है, तो हम वेलोसिटी को a इंटू टी लिख सकते हैं। हमने अगली बार ये कर दिया, p इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर टी। अब आप यहां पर रिलेशन देखिए, हमारे पास m मास है जो कांस्टेंट है, a एक्सेलरेशन है जो कांस्टेंट है, तो हमारे पास ओनली वेरिएबल जो बच रहा है आपके सामने एम ए स्क्वायर टी है, तो p प्रोपोर्शनल टू t आ जाएगा हमारे पास। दिस इज व्हाट इज द आंसर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आइए इसके अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, एक और। P प्रोपोर्शनल टू t हमारा आ गया। अब आइए एक और क्वेश्चन इसी के साथ है, जिसमें पढ़ लीजिए आप जरा, फिर मैं समझ दे रहा हूं, आप पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। अब इस केस में पावर कांस्टेंट है, आपको डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन निकालना है टी के साथ, पावर कांस्टेंट है। अब हमें इसमें क्या करना है, पावर को कांस्टेंट लेकर चलना है, पावर क्योंकि कांस्टेंट है, और वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट की टर्म में मुझे निकालना है। आइए, P इज इक्वल टू एफ इंटू वी, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर पावर फोर्स इंटू वेलोसिटी होती है। जो लोग पिछले न्यूमेरिकल से इसको करने का ढंग समझ चुके हैं वो कर सकते हैं, यदि इनको समझ नहीं आ रहा वो मेरी बात समझे। हमने पावर को फोर्स इंटू वेलोसिटी करना है। याद रखिए इस केस में हमारे पास P कांस्टेंट है, F क्या बन सकता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt, राइट। हम इस रिलेशन से पावर को निकाल करके हम वेलोसिटी एट एनी टाइम निकाल सकते हैं, और जब आपके पास एक बार वेलोसिटी आ जाएगी तो आप वेलोसिटी को dx बाई dt करके आप x को निकाल सकते, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट का क्या रिलेशन टाइम के साथ है। जिन लोगों को ये बात समझ आ गई है वो इसको आगे करना शुरू करें पॉज करके, और जिनको समझ नहीं आई है वो अब मेरे साथ लगेंगे। आइए, पावर देखिए कांस्टेंट है, इसको मैंने m इंटू ए इंटू वी लिख लिया। अब जानते हैं फोर्स को एम ए लिखा जा सकता है और ए को dv बाई dt। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे एक्सप्रेशन देखिए, पावर कांस्टेंट, हम dt को एक तरफ ले आ सकते हैं, तो हमारे पास v dv का एक रिलेशन आ जाएगा, v dv इज इक्वल टू p बाय m इंटू dt। अब यहां पर बॉडी है तो इसका मास कांस्टेंट हम लेते हैं,
मैंने आपको बताया है न्यूटोनियन मैकेनिक्स में मास कांस्टेंट होता है, तो P बाय एम इंटू डी टी हो गया। V dV का इंटीग्रल आप कर सकते हैं और P बाय एम कांस्टेंट है तो उसका इंटीग्रल T की फॉर्म में आ जाएगा। आइए इससे हमारे पास क्या आएगा, V स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू पी टी बाय एम। राइट, मैंने प्लस सी नहीं लिया है इसके डेरिवेटिव इसमें, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं, मुझे अगली बार फिर डिफरेंशिएट करना है। अब मेरे पास v स्क्वायर का v का रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू t आ गया। लेट अस गो बैक टू द क्वेश्चन, हमें क्या चाहिए, हमें अभी चाहिए डिस्प्लेसमेंट निकालना। तो आइए पहले v निकाल दिया मैंने, √2 pt बाय m आ गया। अब इसमें भी 2 कांस्टेंट है, p कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, तो v इज कमिंग आउट टू बी प्रोपोर्शनल टू √t। अब v फिर से मेरा dx बाय dt हो सकता है, और अब मैं इसको dt वाले टर्म में एक तरफ ले जा करके हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा 2p बाय m कांस्टेंट है और मुझे सिर्फ इंटीग्रल निकाला है √t का। √t मीन्स t टू द पावर हाफ का। अब उसका इंटीग्रल निकालेंगे हाफ प्लस 1 डिवाइड बाई t टू द पावर हाफ प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस हाफ, 3/2। ये मेरे पास वैल्यू आ गई है। तो x comes out to be constant into k to the power 3/2। अब इससे मुझे क्या पता लगा कि x विल बी प्रोपोर्शनल टू t टू द पावर 3/2, जो हमारे ऑप्शन में ऊपर आ रहा है। आइए अब हम इसके आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन में। दिस वाज 6.10। ये देखिए 6.13 क्वेश्चन। आपको मैं बता दूं, इस क्वेश्चन को पढ़ने में काफी समय लगेगा, तो आराम से आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। चलिए, मुझे लगता है आपने पढ़ लिया होगा। एक रेन का ड्रॉप है, ठीक है, पानी का ड्रॉप हो गया, मतलब रेडियस आपने 2 मिलीमीटर दिया हुआ है, स्फेरिकल ड्रॉप है, रेडियस 2 मिलीमीटर है, 500 मीटर हाइट से नीचे गिरता है, ठीक है जी। लेकिन एक्सेलरेशन उसका कहता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, माने जी की जी एक्सेलरेशन से नहीं गिर रहा, बल्कि डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन से गिर रहा है। उसका कारण भी उसने बताया विस्कस रेजिस्टेंस है। अंटिल हाफ इट्स ओरिजिनल हाइट, आधी हाइट पर आने तक इसमें उसने क्या किया, ओरिजिनल हाइट तक आने तक उसने एक डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन से चला, और उसके बाद उसकी स्पीड मैक्सिमम कांस्टेंट हो गई, उसके बाद यूनिफॉर्म स्पीड से नीचे गिर रहा है, राइट। और अब उसने क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ड्रॉप इन द फर्स्ट एंड सेकेंड हाफ ऑफ द जर्नी। अब ध्यान दीजिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स mg है, वो तो कांस्टेंट है 500 मीटर तक, तो आपको सिर्फ ये चाहिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क डन किया। आपको विस्कोसिटी से कोई मतलब नहीं है, टर्मिनल स्पीड से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टर्मिनल स्पीड एटसेट्रा का यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास क्वेश्चन में विस्कस ड्रैग फोर्स या हमने वर्क एनर्जी थ्योरम को इस्तेमाल करना हो। अब आप यहां देखिए, यहां पर हमारे पास कुछ नहीं है, तो पहला पोर्शन बहुत आसान है, इट विल बी mg इंटू h, और h हम लेंगे 250 मीटर्स, और सेकेंड पार्ट में भी हम लेंगे 250 मीटर्स। ये हमारे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल के दोनों चीजों का आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आता है, जब बॉडी नीचे पहुंच रही है तो रेजिस्टिव फोर्स ने कितना काम किया, अगर उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। अब ये जो 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, उसकी मदद से हम अब वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, तो ग्रेविटी का वर्क अपना है
और बाकी बचा खुचा काइनेटिक एनर्जी में ग्रेविटी का वर्क कन्वर्ट होना चाहिए था, परंतु जो भी लॉस हुआ वो लॉस किसमें हुआ, वही तो हमारे पास रेजिस्टिव फोर्स का लॉस है। ये है उस क्वेश्चन का बेसिक। आइए इसको कर लेते हैं एक बारी। मास क्या होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम आपको पता है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, डेंसिटी आपको पता है 1000 kg पर मीटर क्यूब है। आपका पहला काम इसमें मास निकालने का हो गया। और अब अगली चीज रहेगी कि 250 मीटर 250 मीटर पहले चलता है तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट हाफ में आप वर्क डन कितना आ गया जी, आपने mgh कर दिया। इनफैक्ट सेकंड केस में भी आपका वर्क डन इतना ही आना है, आपने निकाल दिया है। फर्स्ट हाफ का भी वही वर्क डन है, सेकंड हाफ का भी वर्क डन है। अब सवाल है जो आपके पास लॉस ऑफ एनर्जी रहा है, ये लॉस ऑफ एनर्जी किस लिए है, यही रेजिस्टिव फोर्स द्वारा वर्क डन है। तो आपके पास शुरू में वर्क सिर्फ mgh है, बाद में हाफ mv² नीचे है, उसकी वेलोसिटी मेरे पास अब 10 आ चुकी है। बीच में जो कुछ भी हुआ वो सब रेजिस्टिव फोर्स ने वर्क लिया, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम सीधा इसको निकालेंगे। तो दैट इज गोइंग टू बी 0.016 जूल्स। बुक में और मेरे आंसर में हो सकता है आपको कोई फर्क थोड़ा सा नजर आए, क्योंकि मैं अपनी बातचीत में और काम करने में ज्यादातर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को 10 ही लेकर चला हूं, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए। तो आप मेरे और उसके बुक में करीबन 2% का डिफरेंस कभी आ सकता है, तो आप उसको देख लीजिएगा। क्योंकि जी को 10 लेकर क्वेश्चन आसानी से समझ आ जाता है और करना आसान पड़ता है, तो मैं बेसिकली चाहता हूं कि आप क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअली करना सीखे, कैलकुलेशन तो हो जाएगी। तो दिस वाज 6.13 क्वेश्चन। इसमें देखा आपने क्वेश्चन इतना बड़ा था, लेकिन हमने इस क्वेश्चन में दो चीजें करी हैं। एक तो वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल किया जब हमें रेजिस्टिव फोर्स का वर्क डन निकालना है, क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स मेरी कांस्टेंट नहीं है, इसलिए हमने वर्क एनर्जी थ्योरम से निकाला कि ऊपर से नीचे आने में कितनी वर्क कितना एनर्जी का डिफरेंस आया, जितना भी लॉस हुआ दैट आई विल एट्रीब्यूट टू द रेजिस्टिव फोर्स वर्क डन। और जो पहला पार्ट है उसमें भी आप समझिए आपसे क्या क्या पूछा गया था, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। आपको पूछा ग्रेविटी ने कितना काम किया 250 मीटर चलने में और अगले 250 में, तो आपको क्योंकि ग्रेविटी का वर्क डन निकालना था, आपको कोई मतलब नहीं है बीच में उसकी स्पीड क्या हुई, क्योंकि आपको पता है फोर्स क्या वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आपका फोर्स फिक्स है mg और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास फिक्स है, डिस्प्लेसमेंट जो 250 मीटर दोनों में रहा, इसलिए वो वैल्यू हमारी वो की वो रहेगी। चलिए आई प्रिज्यूम यहां तक के क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे और आपने इनको अब यूज करना है और अपने फ्रेंड्स को बताना है ताकि वो लोग भी इसको ठीक से इस्तेमाल कर सकें। आप लोग इसका भरपूर उपयोग कीजिए। अगले वीडियो में हम मिलते हैं कि हम इसके अगले क्वेश्चन कुछ करेंगे और उसमें हम इसके आगे के कुछ और क्वेश्चन वर्क पावर एनर्जी के लेके हम आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।